अमेठी जिले से एक बड़ी खबर और गौरवपूर्ण खबर सामने आई है। जिले के लाल ने आईपीएल 2026 के ऑक्शन में ऐसा कमाल कर दिखाया है जिसने पूरे क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया है। संग्रामपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत शाहजीपुर गांव के रहने वाले युवा क्रिकेटर प्रशांत वीर पर आईपीएल 2026 के ऑक्शन में 14 करोड़ 20 लाख रुपए की बड़ी बोली लगी है। यह बोली किसी और ने नहीं बल्कि आईपीएल की दिग्गज टीम चेन्नई सुपर किंग ने लगाई है। ऑक्शन के दौरान कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय नाम शामिल थे। ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर कैमरॉन ग्रीन पर 25 करोड़ 20 लाख रुपए और श्रीलंका के तेज गेंदबाज मतीसा पतिराना पर 18 करोड़ रुपए की बोली लगी। कोलकाता नाइट राइडर्स ने इन दोनों खिलाड़ियों को खरीदा। इसके बाद जब प्रशांत का नाम आया तो चेन्नई सुपर किंग ने उन पर 14 करोड़ 20 लाख रुपए की मोटी रकम खर्च कर उन्हें अपनी टीम में शामिल किया, जिससे प्रशांत वीर इस ऑक्शन के सबसे महंगे और चर्चित भारतीय खिलाड़ी में शामिल हो गए हैं। पार्लियामेंट में इस वक्त प्रदर्शन का एक ऐसा दृश्य आपको दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस के सांसद जो हैं वो सीधे तौर पर चढ़ चुके हैं पुराने पार्लियामेंट के ऊपरी हिस्से में। इस वक्त देखिए दृश्य कि मनरेगा का नाम बदलने के लिए जो बीजेपी का बिल है, दरअसल सरकार का बिल है, उसके खिलाफ कांग्रेस के सांसद जो हैं वो पुराने संसद के ऊपरी हिस्से पर फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ चुके हैं और यहाँ से दरअसल इस प्रदर्शन को अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए गांधी जी के तस्वीरों के साथ इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है। महात्मा गांधी अमर रहे और गांधी जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये नारे लगाए जा रहे हैं। और साथ ही आप देखिए कि जहां एक तरफ नई संसद में जो बिल है मनरेगा के नाम बदलने का और उसे जी राम जी के नाम पर करने का, उसके खिलाफ कांग्रेस के सांसदों का ये प्रदर्शन आपको हम दिखा रहे हैं जो कि सीधे सीधे जो है आपको पुरानी संसद के फर्स्ट फ्लोर से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जारी ये विरोध प्रदर्शन आपको बता रहा है कि किस तरह से दरअसल मनरेगा के नाम के बदलाव को लेकर जो है वो खासी आपत्ति जो है वो विपक्ष के सांसदों में है और बीजेपी के इस प्रस्ताव के खिलाफ कांग्रेस का ये एक अलग तरह का जो है वो प्रदर्शन आपको दिखाई दे रहा है जिसमें महात्मा गांधी अमर रहें और इस तरह के नारे के साथ जो है वो प्रदर्शन को देखा जा सकता है। यहाँ थोड़ा और जूम करके हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ नारेबाजी चल रही है। तो ये इस वक्त प्रदर्शन आपको हम दिखा रहे हैं सीधे संसद भवन से, जहां मनरेगा के खिलाफ कुछ इस तरह से कांग्रेस के सांसद जो हैं वो पुरानी संसद के फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ गए और महात्मा गांधी अमर रहे के नारे लगाते हुए इस तरह से प्रदर्शन को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मधुरन कुमार, दिल्ली। यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण हादसे में लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब तक बताया जा रहा है कि 17 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है। इस वक्त हम यमुना एक्सप्रेसवे पर ही मौजूद है। जो गाड़ियां आग के हवाले हुई थी वो किस तरीके से मलबे में तब्दील हो गई है, ये तस्वीरें आपको दिखाने के लिए काफी है। देखिए किस तरीके से जो गाड़ियां थी, बस थी, पूरी तरह कबाड़े यानी मलबे में तब्दील हो गई हैं। अभी भी उनसे धुआं निकल रहा है और जो राहत बचाव का जो कार्य है वो यहाँ पर करीब 5 घंटे से जारी है। दमकल विभाग की टीम है, स्वास्थ्य विभाग की टीम है, प्रशासन की टीम है, यमुना एक्सप्रेसवे की टीम है। लगातार सबों की पहचान का भी प्रयास किया जा रहा है क्योंकि कई ऐसे सब यहाँ पर मिले हैं जिनकी पहचान करना बड़ा मुश्किल है। पूरी तरह वो भी जो सब थे वो मलबे की तरह मलबे में तब्दील थे, तो गाड़ियां भी मलबे की तरह तब्दील हो गई। तो गाड़ियों के इंजन नंबर, चैसिस नंबर से शिनाख्त की जा रही है कि आखिर ये लोग कहाँ के थे, कौन थे। लेकिन अब तक बताया जा रहा है कि 17 लोग इस पूरे मामले में मर गए हैं और 150 लोग इस पूरे मामले में घायल हुए थे, जिनमें से 50 से 60 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। और देखिए यमुना एक्सप्रेसवे की जो गाड़ियां हैं वो जानकारी दे रही हैं कि जल्द ही ये रोड सुचारू किया जाएगा क्योंकि वाहनों की लंबी लंबी कतार यहाँ दिखाई दे रही है। जो यमुना एक्सप्रेसवे पर मलबा था उसको भी हटाने का लगातार काम किया जा रहा है। जिले के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पूरे मामले को संज्ञान लिया है। घायलों के लिए मुआवजा और जो मृतक हैं उनके लिए भी मुआवजे की बात उन्होंने कही है और ये भी कहा है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाए। धाराजी सारस्वत, यमुना एक्सप्रेसवे, मथुरा।
आगरा नोएडा एक्सप्रेसवे पर जो सड़क हादसा हुआ उसमें तमाम लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज वृंदावन के 100 सैया अस्पताल में किया जा रहा है। मैं इस समय अस्पताल में मौजूद हूँ। तमाम लोग आप देख सकते हैं एक घायल है, लगातार डॉक्टर की निगरानी में है। और ऐसा बताया जा रहा है कि इस हादसे में अब तक करीब 17 लोगों की जान चली गई और करीब 150 के आसपास जो घायल हैं वो बताया जा रहा है, जिसमें 50 की हालत जो है वो गंभीर बनी हुई है। तमाम अस्पतालों में इनको रेफ़र किया गया, चाहे 100 सैया की बात की जाए, बलदेव PSC की बात की जाए या फिर आगरा की बात की जाए, तो तमाम अस्पतालों में इनको रेफ़र किया गया। एक प्रत्यक्षदर्शी हमारे साथ मौजूद है, घायल है, और सीधे इन्हीं से जानते हैं कि आखिर पूरे जब हादसा हुआ तो उस समय स्थिति क्या थी और किस तरीके से हादसा हुआ था। सर एक बार नाम बताइए। आलोक तिवारी नाम है। कहाँ से कहाँ तक सफर कर रहे थे? कानपुर से दिल्ली जा रहा था। तो आप बस में थे? बस में था। क्या हुआ? वॉक की वजह से आगे गाड़ियाँ लड़ी, पीछे मेरी गाड़ी भी थी, उसको नहीं समझ में आया, उसने भी ठोक दिया उन्हीं गाड़ियों में। इसके बाद पीछे से और गाड़ियाँ आई, उन्होंने टक्कर मारते हुए चले गए। यहाँ मैं जो घायल हैं बस में सवार थे, हादसा हुआ और हादसे में बामुश्किल इनकी जान बची। स्थानीय लोगों ने किसी तरीके से शीशे से तोड़कर बाहर निकाला। दोनों पैर जो है इनके डैमेज हो चुके हैं और इस समय ये 100 सैया अस्पताल में मौजूद हूँ। ऐसे ही ठीक देखिए यहाँ पर और भी लोग हैं जो इस तरीके से घायल हुए हैं इस हादसे में। और यहाँ पर आप भी बस हादसे में थे? बस में था। क्या हुआ? बस में 4 बजे मेरे को ऐसे नींद आ रही थी, एक बैग धड़ाम से लगी साहब, मेरे तो तुरंत लग गई चोट, मैं वहीं बेहोश हो गया। फिर दोबारा लगी थी, सारे उठने लगे, ये सब रिश्तेदार तुरंत पकड़ के लगे। हाँ जी, वो जैसे गई है वैसे वो टकरा गई, उसमें फिर दूसरी आई है वो टकरा गई, तीसरी आई ऐसे टकराती गई, क्योंकि हम तो बेहोश हो गए, तो बताने वाले बता रहे हैं। जैसा कि मैं लगातार बता रहा हूं कि घायलों का उपचार इसमें किया जा रहा है, क्योंकि शासन के निर्देश है कि जो अधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटरिंग करते रहें और सभी घायलों को जो है वो उचित उपचार यहाँ दिया जाए। यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद अब योगी मंत्रिमंडल के विस्तार पर भी मंथन शुरू हो चुका है। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर यह है कि खरमास के बाद यानी कि 15 जनवरी के बाद कभी भी योगी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। हालांकि इस बात की संभावना है कि यह विस्तार अगले साल फरवरी में किया जाएगा। जहां तक सवाल नए चेहरों को शामिल करने का है, तो इस बात पर मंथन किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो दलित और पिछड़े वर्ग के जो नेता हैं बीजेपी के, उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। हालांकि संख्या बल की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा संख्या नहीं होगी। माना जा रहा है कि 4 से 5 नए मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। भूपेंद्र चौधरी जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, कहा जा रहा है कि चूंकि ओबीसी वर्ग से आते हैं, उनको भी एक बार फिर से मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये तय माना जा रहा है कि जिनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा वो या तो ओबीसी वर्ग से होंगे या फिर दलित वर्ग से होंगे, और इसको लेकर लखनऊ से दिल्ली तक मंथन का दौर शुरू है। वीडियो जर्नलिस्ट विखान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। इस वक्त हमारी मौजूदगी वाराणसी से चंदौली को जोड़ने वाली 6 लेन हाईवे पर है, लेकिन इस हाईवे की रफ्तार बच्चों की शिक्षा में बाधक बन रहा है। हम इस वक्त खड़े हैं कंपोजिट विद्यालय दुल्हीपुर के ठीक सामने, और आपको तस्वीरों पर दिखाते हैं कि वहाँ ये कंपोजिट विद्यालय है, वहाँ बच्चे हैं और वो अभी फिलहाल तो खेल रहे हैं, क्लास नहीं चल रहा है। लेकिन ये जो 6 लेन हाईवे है उससे सटा हुआ ये विद्यालय है, और ये इस विद्यालय को बच्चों के लिए ये कैसे बाधक बन रहा है वो हम आपको समझाते हैं। ये 6 लेन हाईवे यहाँ पर हजारों संख्या में पर डे गाड़ियाँ जाती हैं और रफ्तार बढ़ती हुई जाती हैं, लेकिन जो इस विद्यालय के ठीक सामने कम से कम 4-6 ऐसे गांव हैं जहाँ से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। इस कंपोजिट विद्यालय इंग्लिश मीडियम विद्यालय भी है और इसका एक अपना मानक है, जिसकी वजह से यहाँ पर बच्चों की संख्या काफ़ी आती है। लेकिन सुरक्षा कारणों से इस विद्यालय की छात्रों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ की जो महिला अध्यापक हैं, यहाँ पर 6-8 की संख्या में छुट्टी के दौरान रस्सी के सहारे यहाँ पर सड़कों को पहले रोकती हैं, बैरिकेड करती हैं और फिर उन्हें सुरक्षित पार कराती हैं। लेकिन इस दौरान उन्हें काफ़ी जद्दोजहद झेलनी पड़ती है। और आपको बता दें कि कुछ यात्रियों से, कुछ गाड़ियों मालिकों से तो उनकी बहस भी रहती है, लेकिन बच्चों की सुरक्षा को लेकर वो काफ़ी मुस्तैद हैं और सड़क उन्हें पार कराती है। आपको बता दें कि पिछले 3 सालों में जो बच्चों की संख्या है उसमें लगातार गिरावट आ रही है। उसका सबसे बड़ा वजह है वो बच्चों की सुरक्षा है कि बच्चे शाम को तो टीचर उस पार करा देते हैं, लेकिन सुबह के टाइम बच्चे अपने मन से आते हैं और आए दिन यहाँ पर घटना दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। तो लोगों की डिमांड है कि यहाँ पर मानकों का ख्याल रखा जाए, यहाँ पर उन्हें फुट ओवर ब्रिज दिया जाए ताकि बच्चे सुरक्षित स्कूलों तक पहुँच सकें और शिक्षा ग्रहण करें। मोहाली में कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान एक कबड्डी प्लेयर की हत्या कर दी गई।
आपको बता दें कि अटैकर द्वारा पहले सेल्फी लेने के लिए साइड में बुलाया गया। सेल्फी लेने के बहाने उसने अपने फ़ोन की जगह अपनी पिस्तौल निकाली और बिल्कुल ही क्लोज रेंज से सिर में गोलियां मारी, जिसके चलते वहीं पर राणा बलाचौरिया की हत्या हो गई। इस वक्त न्यूज़ नेशन की टीम उस जगह पर मौजूद है, आपको दिखा दे। ये वही जगह है जहाँ पर ये कबड्डी टूर्नामेंट जो कि है वो चल रहा था। अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कि है तमाम टेंट्स वगैरह यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर कबड्डी टूर्नामेंट जो कि वो किया जा रहा था। और इस वक्त सामने जो स्टेज इस वक्त आप देख सकते हैं, इस स्टेज पर राणा बलाचौरिया जो कि एक प्रमोटर भी था और साथ ही साथ एक कबड्डी प्लेयर भी था, बहुत फेमस कबड्डी प्लेयर था, उसको वो यहाँ पर स्टेज पर मौजूद था। अटैकर जो कि हैं वो 2 अटैकर्स मुख्य रूप से जो कि है यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें आदित्य कपूर और करण पाठक, पुलिस द्वारा जो की है इन 2 अटैकर्स को जो की है आइडेंटिफाई किया गया है। और आदित्य कपूर और करण पाठक जो कि यहाँ पर मौजूद थे, जिनमें से एक ने पहले जाकर बहुत ही दोस्ताना अंदाज में जो राणा बलाचौरिया था उसके साथ बातचीत करी और उसके बाद सेल्फी लेने के बहाने स्टेज से यहाँ तक बुलाया। पंजाब पुलिस का कहना है कि 12 टीम्स जो की हैं वो अलग अलग जगहों पर डिप्लॉय कर दी गई हैं। अमृतसर, मोहाली, चंडीगढ़ और दिल्ली तक जो की है वो टीम्स डिप्लॉय की गई हैं, ताकि जल्द से जल्द इन दोनों जो अटैकर्स थे इनको पकड़ा जा सके। अब देखना होगा कि कब तक जो ये अटैकर्स हैं पुलिस की गिरफ्त में जो की है वो नजर आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन अरोड़ा के साथ अनमोल सिंह गुलाटी, चंडीगढ़। फिल्म अभिनेता अनुज सचदेवा के ऊपर गोरेगांव पश्चिम स्थित हारमोनी मॉल रेसिडेंसी के अंदर हुआ जानलेवा हमला, और इसमें हम लोग उसी हारमोनी मॉल रेसिडेंसी के पास खड़े जहां पर उनके ऊपर हमला हुआ था। यह घटना 14 तारीख की रात को 10:30 बजे के लगभग हुई, जब अनुज सचदेवा अपने कुत्ते के साथ सोसाइटी के प्रीमाइसेस में घूम रहे थे। सोसाइटी के प्रीमाइसेस में एक गाड़ी खड़ी थी, जिसका फोटो लेकर उन्होंने सोसाइटी के ग्रुप में डाल दिया। ग्रुप में डालने के बाद प्रदीप सिंह नाम का व्यक्ति उनसे मिलता है और कहता है कि यह गाड़ी उनकी है, जिसके बाद दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। बहस में अनुज सचदेवा का कुत्ता होता है वो प्रदीप सिंह के ऊपर भौंकने लगता है, जिससे गुस्सा होकर प्रदीप सिंह वॉचमैन की लाठी लेकर कुत्ते को मारने को दौड़ता है, लेकिन यह बीच बचाव करने पर प्रदीप सिंह अनुज सचदेवा के ऊपर लाठी से वार कर देते हैं, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो जाते हैं। और यह वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जख्मी होने के बाद अनुज सचदेवा को नज़दीकी हॉस्पिटल में इलाज के लिए लेके जाया जाता है, पर जहां पर उनका इलाज होता है, और इलाज के बाद वह नज़दीकी बांगू नगर पुलिस स्टेशन में जाते हैं। सोशल मीडिया वायरल होने के बाद वीडियो के आधार पर बांगू नगर पुलिस मामला दर्ज करती है और आगे की जाँच करती है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश के साथ राम कुमार गुप्ता, मुंबई। देहरादून शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए रिस्पना और बिंदाल नदी के ऊपर एलिवेटेड रोड बनाने का एक जो प्रोसेस होता है उसका प्री होमवर्क शुरू हो गया है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है और इसके अलावा मुआवजा किस तरह से बटेगा उसका भी एक ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। दोनों नदियाँ शहर के बीच से बहती हैं। दोनों नदियों के ऊपर की तरफ एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा और ये एलिवेटेड रोड जो ISBT का जो हरिद्वार बाईपास है दोनों उसमें कनेक्ट होगा। बीच में डाइवर्जन दिए जाएंगे, नीचे उतरने के अलग से कट दिए जाएंगे। और चूँकि हरिद्वार से और ऋषिकेश की तरफ से भी 4 लेन हो गया है, देहरादून और अक्षरधाम का एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कंप्लीट होने वाला है। इसके अलावा पहले से ही उधर से 4 लेन है। पोंटा साहिब की तरफ से 4 लेन का काम लगभग पूरा हो गया है। तो ऐसे में देहरादून शहर में जितने भी बाहर से पर्यटक या यात्री आ रहे हैं उनको जाम से जूझना पड़ रहा है। उसको लेकर के ये प्रोजेक्ट बहुत ही महत्वाकांक्षी है और इसको पूरा करने के लिए PWD सेक्रेटरी पंकज पांडे का कहना है कि बहुत जल्द ही इसकी शुरुआत होने वाली है। हम लोग देहरादून शहर में जो बढ़ते ट्रैफिक का समस्या है उसको दूर करने के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। उसमें बाईपासेस बनाना, मसूरी के लिए नए रोड बनाना, कई जगह पे एलिवेटेड पोर्शन बनाना, उसी का एक पार्ट है जो हमारा रिस्पना और बिंदाल पे जो हम लोग एलिवेटेड कॉरिडोर बनाना चाह रहे हैं, वो भी उसी में से एक पार्ट है, जिससे कि ओवरऑल शहर में ट्रैफिक की सुविधा मिल जाए, लोगों को तकलीफ कम से कम हो। जो बाहर से लोग आ रहे हैं, बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए हम लोग ये सब अरेंजमेंट कर रहे हैं। उसी के क्रम में हम लोगों ने लैंड एक्विजिशन शुरू किया था, उस पर डिस्कशन हुआ था। पिछले हफ्ते ही हमारी डिस्कशन हुई थी, जिले की पूरी टीम के साथ हम लोग भी बैठे थे। तो उसमें बेसिकली लैंड एक्विजिशन हम लोग कर रहे हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। प्रयागराज के संगम तट पर 3 जनवरी से शुरू होने जा रहे माघ मेले को बसाने का काम लगातार पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब नवंबर में यहाँ पर आए थे तो उन्होंने 15 दिसंबर की डेट तय की थी प्रशासन के लिए अपनी सभी तैयारियां पूरी करने की, लेकिन अभी भी तैयारियां जो है वो काफ़ी पिछड़ी नज़र आ रही हैं और 15 दिसंबर का जो समय था वो बीत चुका है। अभी भी तमाम जो घाट हैं उनके समतलीकरण का काम पूरा नहीं हुआ है। चेकर प्लेट की सड़कें जो है वो बिछाने का काम भी तमाम सेक्टर्स में अभी अधूरा है। बिजली की वायरिंग की बात कर लें, पानी की पाइपलाइन की बात कर लें और सीवर लाइन की बात कर लें तो तमाम इलाकों में अभी भी ये जो बेसिक जो बुनियादी ज़रूरतें होती हैं माघ मेले की बसाने के लिए वो अभी उसका काम भी पूरा नहीं हो पाया। हालांकि प्रशासन जो माघ मेला प्रशासन है वो दावा कर रहा है कि 95% काम हमने पूरा कर लिया है, लेकिन ज़मीन पर वो काम दिखाई नहीं दे रहा है। मेला प्रशासन का ये भी कहना है कि 20 दिसंबर तक वो अपना बाकी बचा काम पूरा कर लेंगे, लेकिन जिस रफ्तार से ये मेले की तैयारी चल रही है उससे लगता नहीं है कि तय समय पर, यानी 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा का पहला स्नान है और 3 जनवरी तक सभी तैयारियां पूरी हो जाएंगी। इस रफ्तार से तैयारियां हैं अभी भी समय, हालांकि पौष पूर्णिमा का स्नान इस बार पहले 3 जनवरी को पड़ गया है और 3 जनवरी से मेले की शुरुआत मानी जा रही है। आमतौर पे 14-15 जनवरी से मेला शुरू होता था। उस लिहाज से प्रशासन के पास समय कम है और ऐसा लगता नहीं है कि 3 जनवरी से पहले सभी तैयारियां पूरी हो जाएगी। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। यूपी एसटीएफ ने एक ऐसे गैंग को गिरफ्तार किया है जो बोकस कंपनियां बनाकर जीएसटी विभाग को करोड़ों रुपए की ठगी कर चुका है। बोकस कंपनियां फर्जी आधार कार्ड और दस्तावेज लगाकर इनके द्वारा बनाई गई और कंपनियां बनाकर उनके ई बिल जनरेट किए। ई बिल जनरेट करने के बाद जीएसटी क्लेम करते थे और करोड़ों रुपए का लेन देन इनके द्वारा किया गया है। इस पूरे मामले की जाँच जीएसटी द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर की विवेचना करते हुए यूपी एसटीएफ को ये 5 आरोपी के बारे में जानकारी मिली, जिसमें से एक आरोपी को बिहार से गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य जो 4 आरोपी हैं उनको नोएडा और उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ अब इनके बैंक खातों से इस बारे में जानकारी जुटा रही है कि जो पैसा इन लोगों ने जीएसटी को चूना लगाकर इकट्ठा किया है उस पैसे को कहां कहां इन्वेस्ट किया गया है और इसके अलावा इस गैंग में और कितने लोग हैं। जीएसटी विभाग को लेकर भी एसटीएफ के अधिकारी लगातार बातचीत कर रहे हैं। जीएसटी के अधिकारी और एसटीएफ के अधिकारी मिलकर अब इस गैंग से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुट चुके हैं। अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट, नोएडा। फाइनेंशियल फ्रॉड रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार एक नया कदम उठाने जा रही है। इस प्रभावी कदम उठाने से पहले वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने कल भारतीय रिजर्व बैंक, एसटीएफ और तमाम बैंकिंग अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की। अब फाइनेंशियल फ्रॉड रोकने के लिए एक नए कदम उठाने की तैयारी यह की गई है कि जो पुलिस विभाग की एक विंग होती है एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स, तो उसमें एक अलग से फाइनेंशियल फ्रॉड यूनिट का गठन किया जाएगा। पुलिस विभाग को वित्त सचिव ने निर्देश दिए हैं कि वो अपने जितने भी बैंकिंग और साइबर से एक्सपर्ट लोग हैं उस यूनिट में उसी को रखे और रिजर्व बैंक ने ये आश्वस्त किया है कि वो जितने भी ऐसे लोग होंगे तो उनको ट्रेनिंग देने का काम करेगा, ताकि जिस तरह से शिकायतें हो रही हैं, लोगों के बैंक खातों से पैसे उड़ जा रहे हैं, लोगों को लगातार इस तरह के नंबर मांगे जा रहे हैं, ओटीपी नंबर या अपने अकाउंट के बाद के डिजिट मांगे जा रहे हैं और लोगों के साथ जो फ्रॉड किया जा रहा है उसको रोकने के लिए ये फाइनेंशियल फ्रॉड यूनिट एसटीएफ के तहत काम करेगी और उसमें तमाम एक्सपर्ट लोग होंगे जो साइबर क्राइम और फाइनेंशियल फ्रॉड के जानकार भी हों और उसको जो ऐसे मामले हैं उनको निस्तारण करने के लिए एक सक्षम भी हों। अपने सहयोग कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज़ स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा और ज़्यादा मजबूत करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा काम किया जा रहा है। दरअसल पिछले दिनों एक सर्वे किया गया था, वो सर्वे डीजीसीए को सौंपा गया और उसमें कई और चीज़ें बनाने की बात कही गई थी। फिलहाल 12 वॉच टावर बनाए जा रहे हैं जो एयरपोर्ट की बाउंड्री पर होंगे। उसके अलावा एटीसी टावर की अगर बात की जाए तो उसमें 4 गेट लगाने का काम किया जा रहा है। साथ ही कई जगह ऐसी हैं जहाँ सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं, उन सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने के लिए
सलाह दी गई है और पार्किंग एरिया में भी कई तरीके के सुधार करने की सलाह दी गई है। तेज़ी से अब एयरपोर्ट अथॉरिटी इन तमाम कामों को पूरा कर रही है। इसके बाद बकास दोबारा से सर्वे करेगा और सर्वे करने के बाद DGCA को इस सुरक्षा के सर्वे की रिपोर्ट भेजी जाएगी, जिसके बाद DGCA द्वारा एयरड्रोम जो लाइसेंस है वो देने की प्रक्रिया की जाएगी। दरअसल दिसंबर में एयरपोर्ट के उद्घाटन करने को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई थी, लेकिन एयरड्रोम लाइसेंस ना होने के चलते अब सुरक्षा के जो मानक हैं उन पर खरा उतरने के लिए तमाम काम एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से किए जा रहे हैं। माना जा रहा है दिसंबर माह में ये सभी काम पूरे हो जाएंगे और उसके बाद बकास दोबारा से यहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर सर्वे करेगा और सर्वे रिपोर्ट को DGCA को सौंपा जाएगा और लाइसेंस आने के बाद उद्घाटन की जो प्रक्रिया है वो दोबारा शुरू की जाएगी। अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, ग्रेटर नोएडा। राजधानी दिल्ली NCR में स्मोक के साथ साथ अब फॉग का भी कहर है। कोहरा इतना घना जिसकी वजह से केवल एक दिन के अंदर IGI एयरपोर्ट पर 228 से ज़्यादा फ्लाइट रद्द हो गई, जबकि 5 का रूट डाइवर्जन करना पड़ा। हालांकि खास बात यह है कि संख्या के आधार पर भी और रद्द होने की संख्या के आधार पर भी सबसे ज़्यादा फ्लाइट का नुकसान इंडिगो के पैसेंजर को हुआ है। विजिबिलिटी कहीं कहीं तो 20 मीटर के आसपास थी। जो मेन रनवे है वहाँ भी विजिबिलिटी 50 मीटर के आसपास रही और यही वजह है कि कोहरे के कहर के आगे हवाई उड़ानें भी थमी हुई नजर आई। मौसम विभाग की माने तो 2-3 दिन के बाद दोबारा से घना कोहरा छाने की उम्मीद है और उसकी वजह से दोबारा से रेलवे से लेकर के और हवाई उड़ानें काफ़ी हद तक प्रभावित होती हुई नजर आएंगी। कैमरा सहयोगी संजय शर्मा के साथ राहुल डबास, न्यूज स्टेट, दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। इस समय पोल्यूशन PM 2.5 करीब 490 के पार पहुंच चुका है। ऐसे में सवाल खड़ा ये होता है कि अस्पताल में किस तरह के मरीज जा रहे हैं, अभी की स्थिति क्या है, क्योंकि हम देख रहे हैं पोल्यूशन का लेवल काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है दिल्ली में। क्या किस तरह के मरीज आ रहे हैं और क्या स्थिति है लंग्स? देखिए, पोल्यूशन से क्या है कि ये साइलेंटली लंग्स को डैमेज कर रहा है ना। दिख नहीं रहे हैं पॉल्यूशन पार्टिकल, साइलेंटली लंग्स को डैमेज कर रहा है और इसमें ज़्यादातर जो रोगग्रस्त हैं वो ज़्यादातर सीनियर सिटीजन्स हैं जिनको ऑलरेडी एस्थमा की प्रॉब्लम्स हैं, COPD की प्रॉब्लम्स हैं। ये जो हम देख रहे हैं तस्वीर, ये किस तरह के पेशेंट? ये एक नॉर्मल लंग है, जैसे किसी का ये दिल्ली में ही है, ये नॉर्मल लंग है जो नॉर्मल दिख रहा है, हार्ट और सब कुछ चीज़ें, है ना। और इस वाले में जैसे ये पूरा का पूरा, जैसे इसमें पूरा ब्लैक दिख रहा है और कहीं पर हमारे कोई इन्फेक्शन या कुछ नहीं दिख रहा। मतलब ये लंग्स जो है वो नॉर्मल है, इम्पैक्टेड हैं, जैसे इन्फेक्शंस हैं तो आप देख रहे हैं थोड़ा ये वाइटिश हो जाते हैं पूरे के पूरे लंग्स, है ना। और प्लस फिर अगर आप इसमें जैसे आप एल्डरली में किसी में आप देखें तो ये देख रहे हैं आप इसमें कि थोड़ा सा वाइटिश ज़्यादा आ रहा है, ये ब्लैक है तो ये थोड़ा सा वाइटिश ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये क्या है कि इन्फेक्शन की वजह से ये आ रहे हैं। CT है, ये CT एक है, ये किसी 61 ईयर्स ओल्ड का है, आज ही हम लोगों ने किया है। अब आप इसमें देखें कि भाई इसमें कहीं ना कहीं मतलब इनकी प्रॉपर परेशानी ये थी कि जकड़न, सांस लेने में तकलीफ। आप देख रहे हैं बीच बीच में नीचे ये पैचेस आ रहे हैं, ये जो है पॉल्यूशन से ही ज़्यादा इनको अफेक्ट हो रहा है। घर में कुछ टेस्ट कर सकते हैं, सांस लेकर करना, एक आता है कि बॉल्स को उठा के देखना, तो अदरवाइज इन्फेक्शन और ये सब चीज़ें हैं तो आपको एक डॉक्टर ही मदद करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार के साथ सईद आमिर हुसैन, दिल्ली। दिल्ली NCR में लगातार बढ़ रहे पोल्यूशन को देखते हुए अब नोएडा प्राधिकरण के CEO लोकेश M एक्शन में आए हैं। लोकेश M द्वारा तमाम कॉलेज, स्कूल के मैनेजमेंट के साथ साथ इंडस्ट्री चलाने वाले लोगों के साथ मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद इस बात के लिए आग्रह किया है कि जो भी स्टूडेंट या कर्मचारी IT कंपनियों में जाते हैं वो लूप ड्राइविंग के माध्यम से जाएँ, यानी अकेले गाड़ी लेकर घरों से ना निकलें, एक गाड़ी में कई लोग सवार होकर जाएँ। इसके अलावा फैक्ट्रियों में चलने वाले जो डीजल जनरेटर हैं उनको 70 और 30 के रेशियो में चलाने की बात कही है, यानी 70% गैस से चलाए जाएं और उसके अलावा 30% डीजल या पेट्रोल से जो जनरेटर हैं उनको चलाने के आदेश दिए गए। हम लोगों ने सारा यूनिवर्सिटीज़ एंड IT कंपनी से जहाँ पर ज़्यादा फुटफॉल है, जहाँ पर ज़्यादा व्हीकलर मूवमेंट है, उन लोगों से रिक्वेस्ट किया वर्क फ्रॉम होम कल काम शुरू कर दें एंड हाइब्रिड मॉडल में बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस भी काम शुरू कर दें। अभी तो फिलहाल तो 5th स्टैंडर्ड तक तो स्कूल में ये हो गया है, लेकिन 5th से अबव
ऑनलाइन मॉडल और हाइब्रिड मॉडल शुरू करने के लिए रिक्वेस्ट किया हुआ है। और ये IT कंपनीज और यूनिवर्सिटी से भी ये भी रिक्वेस्ट किया कि अगले ग्राफ 4 और ग्राफ 3 जब तक रहेगा कोई मेजर इवेंट्स और सेलिब्रेशन फिट ना करे, जिसकी वजह से जिसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ सकता है। जिला प्रशासन के अधिकारी और नोएडा प्राधिकरण के CEO ने आज तमाम संस्थानों के जो प्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत की और अगले 7 दिन में इन तमाम आदेशों को अमल में लाने की बात कही है। अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा। दिल्ली की सर्दी, दिल्ली का मौसम, दिल्ली का कोहरा और दिल्ली का प्रदूषण। ग्राफ 4 लागू है। शायद आपके बच्चे तो हाइब्रिड में पढ़ते होंगे स्मार्टफोन के सहारे, लेकिन यहाँ पर बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा। ये किसी पिछड़े हुए गांव की तस्वीर नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली की है। जब सर्दी 10 डिग्री से कम हो तब इसी तरीके से आग के पास ही बच्चे बैठे रहते हैं, क्योंकि इनके पास हीटर नहीं है। एयर प्यूरीफायर तो छोड़ दीजिए, इसी धुएं से ही खाना बनाया जाता है, यानी चूल्हा जलाया जाता है। भले ही ग्राफ 4 के नियम कहते हों कि आग जलाना वर्जित है, लेकिन यहाँ पर जिंदा रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। इस वक्त में सिग्नेचर ब्रिज के पास हुई ये हिंदू शरणार्थी है जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के हैदराबाद इलाके से अधिकांश रूप से आए हैं, और इनमें से बहुत से बच्चों का तो एडमिशन भी नहीं हुआ। यहाँ जो घर हैं वो पूरी तरीके से कच्चे नज़र आते हैं। आप देखिए लकड़ी, और लकड़ी के ऊपर सिर्फ कपड़ा डाल रखा, और कपड़ा भी कहीं कहीं से फटा हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के स्थानीय लोग भी हैं। भाई, आपसे जानना चाहेंगे कि सर्दियों के समय तो बहुत ही स्थिति खराब होती होगी यहाँ पर। क्या जीवन है यहाँ पर। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।